नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज आप लोग के सामने लेके आई हूं 25 नवंबर यानी कि 25 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स को। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जो देश दुनिया में घटित हुई और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं क्लास के दौरान क्वेश्चंस को पूछती हूँ तो आप लोग उसका आंसर क्या करें, बहुत से लोग अच्छा आंसर करें और वो लोग भी आंसर करें जो डेली सेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी आंसर करना चाहिए। इससे कि उनका क्या होगा, रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ आपका मोटिवेशन भी बूस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेशन से आप सभी लोग जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपको डिकोड एग्जाम से संबंधित जितने भी क्लासेस होती हैं उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी क्लासेस जो है वो प्रॉपर वे में चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोल्ट्री इंडिया एक्सपो आयोजित किया गया है 14वां, ठीक है, 14 सेशन है। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ये आपका जो है स्क्रीन पे आप ऑप्शंस देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया जा रहा है हैदराबाद में। ठीक है, तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा दोस्तों, 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री कार्यक्रम है जो कि 23 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया, यानी कि ये कार्यक्रम का आज का दिन जो है आखिरी दिन है। हैदराबाद में ये आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में देखा जाए दुनिया भर की तमाम कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें से देखा जाए भारत की लगभग 331 कंपनियां और 29 कंपनियां देखा जाए देश दुनिया की कंपनियां रही हैं। उसमें भी देखा जाए दुनिया भर के 99 विशेषज्ञों ने इस आयोजन में भाग लिया। बात करें ये जो एक्सपो हुआ है, ठीक है, जो पोल्ट्री एक्सपो हुआ है, इसका उद्देश्य देखिए क्या है। ये जो प्रदर्शनी लगी है, इस पे देखा जाए जितने भी पोल्ट्री से संबंधित जो फार्मर्स हैं यानी कि जो किसान हैं, उनको मैनेजमेंट के बारे में बताना, ठीक है, कि किस तरीके से पोल्ट्री का मैनेजमेंट प्रबंधन किया जाए, पशु स्वास्थ्य, पशु के हेल्थ को लेकर के और साथ ही साथ उनको किस तरह का पोषण दिया जाए और पोषण में जो नवीनतम विकास हुआ है उससे संबंधित जानकारी उन्हें देना और साथ ही साथ सस्ती लागत, ठीक है, बहुत ही कम लागत के साथ पोल्ट्री उत्पादन में जो नई तकनीकी आई है उनके बारे में बताना, ठीक है, उनके बारे में जानकारी देना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से किसानों को पोल्ट्री से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें जो नए नए विकास हुए हैं, नई नई तकनीकी आई है जिससे कि कम लागत में ज्यादा उत्पादन किया जा सके, वही उनके प्रति उनको जागरूक करना ना, यही इस प्रदर्शनी का उद्देश्य रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए दुनिया जो है, भारत में जो अंडे के उत्पादन है, अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो तीसरा जो है सबसे बड़ा देश है अंडे उत्पादन में। उसमें भी देखा जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में अंडे के उत्पादन में। क्योंकि हमने बात क्या की, दुनिया में भारत का स्थान तीसरा है अंडे के उत्पादन में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि पहले और दूसरे स्थान पे कौन से देश हैं अंडे के उत्पादन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो आजीविका मेला है ये सरस आजीविका मेला और इसका 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में, जयपुर में, शिमला में या फिर मुंबई में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, उसी दौरान देखा जाए प्रगति मैदान में ही, ठीक है, नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान में केंद्रीय विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री जिनका नाम है श्री गिरिराज जी ने प्रगति मैदान में नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें पूरी कोशिश ये की जा रही है, जैसा कि इनके अनुसार जो ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने, उन्होंने ये बोला कि सरकार ये पूरा प्रयास करे कि सन 2024 तक स्व सहायता समूह के साथ लगभग 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लगभग 10 करोड़ महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ने का प्रयास है सरकार का वर्ष 2024 तक, ये जो है केंद्रीय मंत्री जी ने ये बताया। और इसमें देखा जाए तो इस मंच की बात करें, जो सरस आजीविका मेला है, ये मंच देखा जाए तो जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य महिला है उनका जो कौशल है वो कौशल को प्रदर्शित कहाँ करें, तो एक तरीके से उनके कौशल को प्रदर्शन करने के लिए ये एक तरीके का मंच प्रदान करता है। कौन, ये जो सरस मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस मेले का जो ये मेला एक तरीके से पहल है किसकी, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना। ध्यान रखिएगा, सरस मेला
मेला जो है सरस आजीविका मेला किस योजना की पहल है दोस्तों? तो एक तरीके से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना की पहल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो मंच है, ये जो मेला है, एक तरीके से जो महानगर होते हैं, जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं, वहां के जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनकी किन किन चीजों के प्रति रुचि है, उनकी क्या मांग है, इस मांग को समझने के लिए भी ये मेला एक तरीके का मंच प्रदान करता है और उसी के अनुसार क्या करता है, उत्पादन करता है, जिससे कि एक तरीके से देखिए जब हम किसी को कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे तो हम उस तरीके का प्रोडक्शन करेंगे। कंज्यूमर का इंटरेस्ट समझने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है और फिर उस तरीके का प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन होगा दोस्तों तो ध्यान रखिएगा एक तरीके का रोजगार का भी सृजन होगा, आजीविका के संसाधन बनेंगे। तो एक तरीके से जो ये महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की, उनके लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने के साथ साथ जो शहरी क्षेत्रों के जो ग्राहक हैं उनकी रुचि को समझना और रुचि के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार उस तरह का उत्पादन करना, ये मेला उसका एक तरीके का मंच प्रदान करता है। यही इसका उद्देश्य है, जो कि देखा जाए इस वर्ष प्रगति मैदान नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया सरस आजीविका मेला का। ध्यान रखिएगा ये मेला किसका भाग है, किस योजना के तहत है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव कोडालिकाई परिषे शुरू हुआ? ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मूंगफली उत्सव है जिसका नाम है कडालिकाई। ठीक है, कडालिकाई परिषद ये इस उत्सव का नाम है और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर मुंबई। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कर्नाटक में जो है इस मूंगफली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कर्नाटक का प्रसिद्ध उत्सव है जिसका नाम है कडालिकाई परिषद, जो कि एक मूंगफली महोत्सव है और इसका आयोजन 21 नवंबर 2022 को किया गया। इस उत्सव का जो उद्घाटन किया गया वो कर्नाटक के वर्तमान जो मुख्यमंत्री जिनका नाम है बसवराज मुंबई, उन्होंने किया और इस दौरान जो है इस उद्घाटन के दौरान एक विशेष पूजा की गई। कौन सी मंदिर में? तो देखा जाए डोडा बसावन्ना मंदिर में जो है एक विशेष पूजा आयोजित की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, इस उत्सव की जो कि प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है, ये उत्सव कौन सा? कडालिकाई परिषद। और ये उत्सव एक तरीके से बुल मंदिर में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ध्यान रखिएगा किस मंदिर में? बुल मंदिर में उत्सव इसको आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में देखा जाए बेंगलुरु के जो निवासी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो एक तरीके से मूंगफली को खरीदने आते हैं और इसी दौरान जो है अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान में वो भाग लेते हैं इस उत्सव के दौरान। इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों क्या है? ये उत्सव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चूंकि बात करें हम कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है और इसके अगर हम डायरेक्शन के देखें तो आपको यहाँ पे कर्नाटक दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक बिल्कुल सुदूर दक्षिण में आप देखेंगे तो पश्चिम की तरफ आपको कर्नाटक दिखाई देगा। कर्नाटक की बात करें तो इसकी एक अपनी समुद्रिक सीमा है। ठीक है, जिसमें से देखा जाए कर्नाटक जो है वो महाराष्ट्र, सबसे पहले गोवा, ठीक है, फिर महाराष्ट्र से, फिर तेलंगाना से, फिर आंध्र प्रदेश से, फिर तमिलनाडु और केरल से अपनी सीमा को साझा करता है और यहाँ पे देखा जाए तो अरेबियन सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। कर्नाटक जिसकी राजधानी दोस्तों बेंगलुरु है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वो है बसवराज मुंबई। और संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो राज्यसभा में इसकी 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें किसकी? कर्नाटक की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में उत्सव के बारे में ध्यान रखिएगा कौन सा उत्सव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा है? अजमेर, झुंझुनू, भरतपुर या फिर बीकानेर। तो झुंझुनू जो है जो कि राजस्थान का एक जिला है और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये काफी आगे रहा है और योजना के तहत जो रैंकिंग की गई है इसमें ये पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है इसमें राजस्थान का झुंझुनू जिला जो है वो पहले स्थान पे रहा है। झुंझुनू जिले में देखा जाए जो जरूरतमंद व्यक्ति थे जिनको आवास की आवश्यकता थी, उनमें देखा जाए तो उनके लिए, उन जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए 328 पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा था और जिसके मुकाबले उसने अब तक लेकिन देखा जाए 82.32% लक्ष्य हासिल कर लिया और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण है, देखिए शहरी योजना भी है, ग्रामीण योजना भी है। जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है ये एक तरीके से पहले जो ध्यान होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंदिरा
आवास योजना, ठीक है, उसी को ये परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसी के नाम को बदल करके एक तरीके से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में उसको पुनर्गठित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना के परिवर्तित नाम है, तो एक तरीके से इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इस योजना के तहत देखिए जो लक्ष्य रखा गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से, तो 2022 तक सभी के लिए आवास उद्देश्य जो है इस योजना का एक तरीके से उद्देश्य था। तो ये योजना जो थी सभी के लिए आवास योजना के तहत या फिर सभी के लिए आवास उद्देश्य के तहत इस योजना को शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 2016 से। ध्यान रखिएगा, चूंकि हमने बात किया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी, ठीक है, और किस मंत्रालय के तहत जो है उसका क्रियान्वयन किया गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शेर बहादुर देओबा किस देश के प्रधानमंत्री चुनाव में जीत हासिल किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है जिसमें देखा जाए शेर बहादुर देओबा फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव इन्होंने जीता है। तो ये कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। साथ में दोस्तों मैं आंसर पे चलती हूँ, इसका करेक्ट आंसर इज नेपाल, ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने देखा जाए तो ये वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देओबा, और इन्होंने अपने जो गृह जनपद जिसका नाम है धनकुट्टा, वहां से इन्होंने चुनाव लगा और लगातार 7वीं बार इन्होंने चुनाव जीता है, ठीक है। इससे पहले भी ये 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देखा जाए कब 1995 से 1997, 2001 से 2002 के बीच में, उसके बाद देखा जाए 2004 से 2005, फिर 2017 से 2018, ठीक है। इन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री का पद पे इन्होंने काम किया। इसके बाद जो कि वर्तमान में देखा जाए संविधान जो नेपाल का बना था वो 2015 में, और संविधान बनने के बाद से वहां पे ये दूसरा चुनाव हुआ था जिसमें लगातार 7वीं बार शेर बहादुर देओबा जिन्होंने अपने गृह जनपद धनकुटा से 7वीं बार चुनाव को जीता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये नेपाल में इन्होंने चुनाव जीता है प्रधानमंत्री का शेर बहादुर देओबा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और गैबॉन के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया। देखिए गैबॉन जो कि अफ्रीका का एक देश है, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है ये, और इस देश के साथ भारत का पहला विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में, लिब्रेविले में, नई दिल्ली या फिर मुंबई, चेन्नई। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो है वो है सी है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया भारत और गैबॉन के बीच में पहला विदेश कार्यालय परामर्श। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 23 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया नई दिल्ली में पहला विदेश कार्यालय परामर्श किन देशों के बीच में? भारत और गैबॉन के बीच में, ठीक है। ध्यान रखिए गैबॉन आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका का मैप आप दिख रहा होगा, और देखिए इक्वेटर जो है वो गैबॉन को 2 भागों में बांट रही है। ये गैबॉन आपको दिख रहा है जिसका जो पश्चिमी सीमा आपको साउथ अटलांटिक ओशन से देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा इक्वेटर भी यहाँ से गुजरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम भारत और गैबॉन के व्यापारिक संबंधी की बात करें दोस्तों, तो वर्ष 2021 और 22 के दौरान जो भारत और गैबॉन के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ था वो लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। और अगर हम बात करें जो गैबॉन है वो जो अपना निर्यात करता है, निर्यात में देखा जाए भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है गैबॉन के लिए भारत, ठीक है। तो एक तरीके से इनके व्यापारिक संबंध भी काफी ज्यादा मजबूत होते जा रहा है, धीरे धीरे इनके बीच में जो व्यापार बढ़ता जा रहा है उन सबको ध्यान में रखते हुए पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया भारत और गैबॉन के बीच में। चलिए थोड़ा गैबॉन के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पहले ही देख लिया गैबॉन जो कि अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा देश है जिसको इक्वेटर जो है बीचों बीच से गुजर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गैबॉन जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है? लिब्रेविले, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो इक्वेटोरियल गिनी जो कि इसका एक देश है जो कि इससे अपनी सीमा साझा कर रहा है, कैमरून और कांगो से ये अपनी सीमा साझा कर रहा है, और इसकी जो समुद्रिक सीमा है वो साउथ अटलांटिक ओशन से लग रही है। यहाँ की जो मुद्रा है वो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक है, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा गैबॉन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, रोज क्रिस्टियन ओशोका रोपार्डा। ध्यान रखिएगा ये यहाँ की गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री अपने आप में हो जाता है। ध्यान से इक्वेटर इसको देख लीजिएगा, एटलस खोल करके गैबॉन के बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट जो है पॉसिबिलिटी यहाँ से क्वेश्चंस को पूछे जाने की, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 आयोजित किया गया। तो देखिए गरुड़ जो अभ्यास है एक अलग है, और यहाँ पे ये गरुड़ शक्ति की बात कर रहा है, और गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है, जो कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है या फिर हो रहा है।
तो ध्यान रखिएगा ये जो भारत की विशेष जो भारतीय सेना का जो विशेष बल है और इंडोनेशिया के जो विदेश बल है उनके साथ ये संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, वो आयोजित किया गया। कहाँ पे दोस्तों? तो ये सांगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र कारावांगा इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा गरुड़ शक्ति जो अभ्यास होता है वो भारतीय सेना और इंडोनेशिया सेना के बीच में होता है। ये ध्यान रखिएगा ये जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है, ये द्विपक्षीय जो अभ्यास है, ये इस वर्ष जो हुआ है वो 8वां संस्करण है। ठीक है, इस अभ्यास को जो कि 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है, इस अभ्यास का उद्देश्य देखा जाए तो दोनों देशों की सेनाएं, भारत और इंडोनेशिया की, उन दोनों देशों की सेनाओं की जो विशेष बल है उनके बीच में एक समझ को पैदा करना या फिर समझ महसूस करना, एक दूसरे के सहयोग करना और अंतर परिचालन को बढ़ावा देना ही ये इस अभ्यास का उद्देश्य है। इस अभ्यास में देखा जाए तो दोनों सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, यानी कि जब अभ्यास करेंगे तो दोनों सेना एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकेंगी, दोनों देश की सेना है। और जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उन माफ करिएगा जो अंतरराष्ट्रीय वातावरण या फिर जो चुनौतियां हैं, जैसे कि आतंकवाद बहुत बड़ी चुनौती है, तो आतंकवादी अभियानों में भी निपटने में ये दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर सकेंगे। यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय सुरक्षा संचालन है और शांति स्थापना कार्यों के बारे में भी जो व्यापक अनुभव है दोनों देशों के, उन दोनों देश आपस में क्या करेंगे, उन अनुभवों को एक दूसरे से साझा कर सकेंगे। यही क्या है, ये इस अभ्यास का उद्देश्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की जाती है। एक गरुड़ अभ्यास भी बताइए मुझे वो किस देश के साथ भारत आयोजित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए हाल फिलहाल में अभी सार्वजनिक सेक्टर्स के जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर्स के 10 बैंक हैं, उनमें निदेशक की नियुक्ति की गई है, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक ईडी की बात किया गया है। तो ललित त्यागी जी को बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप इसकी तस्वीर को देख सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी हाल फिलहाल में देखा जाए जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, उन पब्लिक सेक्टर्स बैंक के 10 कार्यकारी निदेशक का नियुक्ति किया गया। तो 10 जो है पब्लिक सेक्टर्स बैंक पे 10 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की गई केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें से अगर पूछा जाए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो ललित त्यागी नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इनको 3 सालों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अन्य बैंक हैं जिसमें नियुक्तियां हुई है देख लेते हैं करके। तो अशोक चंद्रा को कैनरा बैंक का ईडी बनाया गया है 3 साल के लिए। वही महेश कुमार बजाज को इंडियन बैंक का ईडी बनाया गया है कार्यकारी निदेशक। अगर बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो ईडी बनाया गया है, यहाँ पे एस रामा सुब्रमण्यम को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए इनको बनाया गया है। उसी तरीके से बात की जाए पंजाब नेशनल बैंक में तो एम परमाशिवम, ठीक है, इनको भी 3 वर्षों के लिए ईडी बनाया गया है। सुब्रत कुमार को बैंक ऑफ इंडिया का, वही बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो ईडी बनाया गया है वो मलादी वेंकट मुरली कृष्ण को बनाया गया है। यूको बैंक का ईडी 3 वर्षों के लिए बनाया गया है राजेंद्र कुमार साबू को, और संजय विनायक मुद्रलियार को बनाया गया इंडियन ओवरसीज बैंक के, ठीक है, 3 वर्षों के लिए बनाया गया। उसी तरह विनोद कुमार को पंजाब नेशनल बैंक का ईडी बनाया गया 3 वर्षों के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ नई नई नियुक्तियां हुई केंद्र सरकार के द्वारा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के अराट्टीपट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया है? तो किस राज्य ने किया है? देखिए जो किसी राज्य से संबंधित ये स्थल है जिसका नाम है अरिट्टापट्टी, ठीक है, उससे वहां की राज्य सरकार ने उसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने किया है। ध्यान से देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु का ये जैव विविधता जो क्षेत्र है, और यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार ने, देखिए ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम किस अधिनियम के तहत ये विरासत स्थल घोषित किया है? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत, ध्यान रखिएगा 37 के तहत जो मदुरई जिले के अराट्टीपट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव में फैला 193.215 हेक्टेयर क्षेत्र को अराट्टीपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल, ठीक है, ध्यान रखेगा, अराट्टीपट्टी बायोडायवर्सिटीज हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया है। किस अधिनियम के तहत? जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत। किस सरकार के द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में यह अधिसूचित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है।
कि किस सरकार के द्वारा और किस राज्य से संबंधित है ये अराट्टीपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल तमिलनाडु। धारा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई। तो भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई है किस देश में? कंबोडिया में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में या फिर लाओस में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, कंबोडिया में आयोजित किया गया भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये वर्ष 2022 जो कि इस वर्ष भारत और आसियान के बीच में जो संबंध रहा है वो दोनों ही ये जो संगठन और भारत अपने इस संबंध की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इसी वर्षगांठ के दौरान कंबोडिया में एक जगह है जिसका नाम है सियम रीप में 22 नवंबर को भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई। ठीक है, ये जो वर्ष है वर्ष 2022 जिसमें भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में भी मनोनीत किया गया है। इस बैठक में देखा जाए भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की गई है वो मंत्री यानी कि जो रक्षा मंत्री भारत के श्री राजनाथ सिंह, और यहाँ पे जो कंबोडिया की तरफ से देखा जाए चूंकि कंबोडिया में ये बैठक आयोजित की गई है तो कंबोडिया के जो उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय जो रक्षा मंत्री है जिनका नाम है जनरल टी बार, उनके द्वारा जो है ये सह अध्यक्षता की गई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत आसियान संबंधों की जो यहाँ पे जो रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक हुई है वो कंबोडिया में आयोजित की गई है जिसकी सह अध्यक्षता श्री राजनाथ सिंह और जनरल टी बान ने किया है। ठीक है, जो कि कंबोडिया के रक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों इस तरीके से था 10 हमारा आज का एमसीक्यू। अब बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे में। तो आज का हमारा पहला फैक्ट है कि जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, जकार्ता में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बने हैं जिनका नाम है प्रणय शर्मा। ठीक है, प्रणय शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए किसमें? कराटे 1 सीरीज ए में। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो कि जकार्ता में आयोजित की गई। वही बात करें यूनेक्स सनराइज 34 सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में एकल खिताब जीता है किसने? तन्वी पात्री ने जीता है। ठीक है, केरल क्रिकेट संघ के जो नए लोकपाल सह नीति अधिकारी नियुक्त किए गए दोस्तों कौन बने हैं? एनी जॉन। ठीक है, एनी जॉन जो कि केरल क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नीति अधिकारी नियुक्त किया गया। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया किस बैंक ने? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने प्राप्त किया है। किसके तहत? ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया किस योजना के तहत? तो अटल पेंशन योजना के तहत। वही बात करें आज के लास्ट फैक्ट्स ऑफ द डे की तो कि समाज के प्रति लगातार सेवा के लिए प्रदीप्ति डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे दोस्तों? तो रवि कुमार सागर को कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन्होंने लगातार जो समाज के प्रति समाज की सेवा किया है उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स और मैंने आज आप लोगों से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा, उम्मीद है उसका आप लोग आंसर करेंगे। और सबसे जी आप लोगों ने आपने जैसा कहा कि रिवीजन सेशन भी साथ में पर डे का लैंप, तो मैं मंथ क्लास में रिवीजन कराऊंगी। अगर मैं डेली कराऊंगी तो थोड़ा वीडियो जो है लार्ज हो जाती है, टाइम टेकन काफी ज्यादा हो जाता है, तो आप ही लोग के लिए थोड़ा सा समस्या आती है। तो चूंकि मंथ क्लास में मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग का रिविजन कराऊं मैं। ठीक है, बाकी डेली आप इस तरह फॉलो करते रहिए, चीजें आपकी तैयार होती जाएंगी। ठीक है, वीडियो का जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आपका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पे आपको पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स की मिल जाएगी। रिवीजन के लिए आप कुछ नहीं क्या करिए, बस थोड़ा सा एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिए तो काफी आप लोगों को सहूलियत होगी। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स में और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको पूरा एड्रेस किया जाएगा। बाकी फिर इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।